Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. Today we are going to cover a very interesting chapter that is chemical reaction and equation. जो कि क्या है, जो कि हमारे केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हम बोल सकते हैं हमारी क्लास 9th की साइंस का भी क्या है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट. काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें काफी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी है. मतलब कि कई नई चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, तो थोड़ा सा और ज्यादा मजा आने लगता है इसको पढ़ने में. ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और जो ये आपकी क्लास 10th की जंग है इसमें क्या करें, हम और आप मिलकर साइंस में पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करें. तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज की क्लास में हमें कवर कितना करना है. एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले बेटा जी हम देखेंगे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि ओवरऑल चैप्टर में क्या है, कैसा है, ये सब जानेंगे. जस्ट चैप्टर से फ्रेंडशिप करेंगे. उसके बाद हम एक हमारा पुराना टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप इसको छोटी क्लासेस में जरूर देख चुके होंगे. ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगी जरूर कि ये क्या होता है. उसके बाद जो कि आपके चैप्टर का नाम का ही पहला वर्ड है केमिकल रिएक्शन, हम उसको जानेंगे. फिर हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है. फिर आपका एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम इस लॉ को जानेंगे. ये लॉ भी आपके लिए बेटा जी कुछ नया नहीं है, आपने इसको पढ़ा हुआ है पुरानी क्लासेस में, लेकिन आज के क्लास में हम इसको फिर से कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि आपका लॉ इस चैप्टर में आपके है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. एंड देन सबसे लास्ट में इतना पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि हमने सीखा कितना. ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आज के क्लास में हम इतना पार्ट इस चैप्टर का कवर करने वाले हैं. आगे जो बचे हुए पार्ट हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. आ जाइए. इंट्रोडक्शन में बेटा आपको सबसे पहले वही केमिकल और फिजिकल चेंज बताया गया है कि केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होता है. तो सबसे पहली बात बेटा, हमारे आसपास कुछ भी पूरे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली. हर सेकंड में चेंज हो रहे हैं. इवन हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं. मैम चेंजेस क्यों हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक है, हर जगह केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री हर जगह है. ऐसा कोई भी चीज नहीं है हमारे अर्थ पर जहां पर हमारी केमिस्ट्री ना हो, जहां हमारी केमिकल रिएक्शन ना हो, जहां हमारे चेंजेस ना हो. तो ये जो बेटा जी चेंजेस होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब कि एक बार कोई आपका सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो वो परमानेंटली उसी में रहता है. दोबारा से अपनी वो जो पुरानी वाली कंडीशन थी ना उसमें नहीं आ सकता. वहीं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, कि कुछ टाइम के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी आई जिस पर वो चेंज हो गए एंड देन क्या हुआ, वो फिर से अपनी पुरानी वाली इनिशियल पोजीशन में आ गए. तो इन्हीं चेंजेस को हम बुलाते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज में बेटा जी हमेशा आपका कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी आपके पुराने वाले सब्सटेंस से. ठीक है, और बेटा आपका केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, कभी भी वो रिवर्स नहीं होते. एक बार हमें वो चीज मिल गई तो मिल गई, अब हम उसे बदल नहीं सकते हैं. ठीक है, ये बातें हमें देखनी है, यही आपका लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ. ठीक है, आ जाइए. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस. हमारे आसपास ज्यादातर सब्सटेंस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. Some of these changes are temporary. कुछ चेंजेस इसमें से कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं. with no new substance being formed, और उनमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है. they are called physical changes. ऐसे चेंजेस को हम क्या बुलाते हैं, ऐसे चेंजेस को हम बुलाते हैं फिजिकल चेंजेस.
In certain other changes, the new substance form in which the reactant or the parent loses its identity to form a new substance called product. क्या होता है बेटा, कुछ चेंजेस में आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, किससे बेटा, रिएक्टेंट से। ठीक है, रिएक्टेंट कुछ पार्टिसिपेट करते हैं जिससे क्या होता है, आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं आपके पुराने वाले सब्सटेंस से। उस नए सब्सटेंस को हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं प्रोडक्ट। क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट बुलाते हैं। These changes are permanent changes as we won't get back the reactant. ठीक है, ये चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। मैंने परमानेंट क्यों बोल रही, क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया ना यहाँ पे, तो बेटा आपको रिएक्टेंट दोबारा में नहीं मिलता। मैम एक एग्जांपल दे दीजिए। आ जाइए बेटा, एग्जांपल देते हैं। हम दो रिएक्टेंट ले लेते हैं H2 प्लस O2। ये दोनों को हमने आपस में मिलाया। इन दोनों को मिलाने से बच्चा क्या बन गया, H2O बन गया। देखिए जरा, जो रिएक्टेंट है ये H2 क्या है, एक गैस है। O क्या है बेटा जी, O2, ये भी एक गैस है। वहीं H2O देखें, एक वाटर है। देखिए बेटा, ये आपकी क्या है, ये गैसेस थी दोनों, ये दोनों कंबाइन हो गई, इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। बेटा वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी इन गैसेस से। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ कोई नया सब्सटेंस आ गया है, यहाँ वही सब्सटेंस है। इधर भी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट थे, आपका जब वाटर बना यहाँ पर भी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट है। लेकिन बेटा वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है इन दोनों गैसेस से। एक और एग्जांपल ले लो, आपका जो H2 गैस होती है और जो O2 गैस होती है, ये कंबशन में हेल्प करती है, ये आग लगाने में हेल्प करती है, हम सपोर्ट करती है कंबशन को। वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो बेटा ये आपकी फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है, आग को बुझाने में हेल्प करता है। देखिए जरा, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। यही आपको बताना चाह रही थी। इसी को ही कहते हैं हम केमिकल चेंज। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, आई थिंक सो अब तो आपको समझ आ गया होगा, कुछ नया नहीं है, पुराना आप सभी लोग सुन चुके हैं। इसे चैप्टर से कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको पढ़ाया जरूर है। आगे की बातें कर लेते हैं। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बीच में आपका एक डिफरेंस भी दिया गया है। केमिकल चेंज में वही लिखा है, नॉट इजीली रिवर्स्ड। केमिकल चेंज बेटा इजीली रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अब आप मान लीजिए आपने क्या किया, एक वुड ली और उसको बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या होगा, उसका ऐश बन जाएगा, जो राख बनेगी, ऐश बनेगा। क्या उससे ये पॉसिबल आप दोबारा से वुड बना दो, इज इट पॉसिबल, नहीं है ना। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बुलाते हैं, इरिवर्सिबल बुलाते हैं। वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो बर्निंग ऑफ वुड इज अ रिवर्सिबल चेंज। और वहीं हम बात करें आपके फिजिकल चेंज की, तो ये इजीली रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, आप आइस लीजिए, उसे रेफ्रिजरेटर के बाहर रखिए, टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आइस क्या होगी, वाटर में मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगी मेल्ट होके। फिर हमने क्या किया, उस आइस को, उस वाटर को उठाया, फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दिया, वो फिर से आइस बन गया। ये तो रिवर्सिबल हो गया ना। पहले आपने क्या किया, आइस से वाटर बनाया, फिर वाटर से आइस बनाई। तो इसी तरीके के चेंजेस को तो हम फिजिकल चेंज बुलाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, आपके रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज में हमेशा आपका नया सब्सटेंस बनता ही बनता है बेटा। देखा था ना, जैसे वुड से ऐश बन गया था। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज में आपका रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाता है। केमिकल चेंज में आपका हीट प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन आपके फिजिकल चेंज में जस्ट क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। क्या होता है, जस्ट स्टेट चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, गैस से आपका सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी हो सकता है। ये प्रोसेस आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग में, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब कुछ पढ़ रखा है। ऐसे चेंजेस आपको फिजिकल चेंज में देखने के लिए मिलेंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल चेंज में हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट देनी पड़ रही है या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा।
इवन आपका बेटा केमिकल चेंज में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है एंड प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। मैम ये प्रेसिपिटेट किस चिड़िया का नाम है? प्रेसिपिटेट कुछ नहीं है बेटा, केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद एक आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस कभी कभी बन जाता है जो कि इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, तो जिस वजह से वो आपके बीकर के एंड में जाके सेटल डाउन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बुलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, केमिकल चेंज का वुड बर्निंग है और फिजिकल चेंज का आइस मेल्टिंग है। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब एक्चुअल में मैम बता तो दीजिए, जो चैप्टर का नाम है ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आ जाइए हम जरा पढ़ लेते हैं क्या होती है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज। क्या कह रहे हैं? केमिकल चेंज एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस आपका बन जाता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल ही अलग होती हैं पुराने वाले सब्सटेंस से। फिर से वही एग्जांपल आपका ले लीजिए, H2 plus O2 gives out H2O। H2 क्या है? आपकी गैस है, आपकी ऑक्सीजन क्या है? गैस है। आपका जो इन दोनों को मिलाने पर बना, इन दोनों के केमिकल रिएक्शन हो जाने पर बना, वो क्या बना? आपका वाटर बना। देखिए वाटर की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल अलग है, किससे? आपके हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है? जी बेटा बिल्कुल कह सकते हैं, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट बेटा आपका दूसरे एलिमेंट में कभी चेंज नहीं होगा। इधर देखिए बेटा, हमने इधर एलएचएस साइड में हमने क्या लिया है, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए हैं। जब आपका प्रोडक्ट बना दैट इज वाटर, क्या ऐसा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवाय कोई और एलिमेंट आ गया हो? नहीं है ना। जो वाटर बना है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है, कुछ भी नया नहीं आया है वाटर में। यही कह रहे हैं, आपका ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। जस्ट क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स का। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग थे, यहाँ जाके जुड़ गए। ऐसा नहीं हुआ H2O के साथ क्लोरीन आ गया या सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सल्फर आ गया, नहीं। जो एलिमेंट आपके LHS में थे वही आपके RHS में भी है। बस इतना याद रखना है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है विद टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में बेटा वन एलिमेंट आपके अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। क्या होता है? जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने आपके LHS में लिया AB प्लस CD। अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गई केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा यहाँ इन चारों के सिवाय कुछ और आ जाएगा, ये चारों आपस में बदल जाएंगे, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पर कुछ और नहीं आएगा। जैसे देखिए आपका क्या बन जाएगा, आपका AC प्लस CD बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है, देखिए बेटा आपके जो एटम्स इस साइड थे वही एटम इस साइड हैं, कुछ नया नहीं आया है, जस्ट क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। लेकिन इधर साइड वाले से जो इधर साइड वाले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। आई थिंक सो अब आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं और हमारे चैप्टर को आगे और पढ़ते हैं। ये आपका अलग अलग तरीके की इसमें केमिकल रिएक्शंस दिखाई गई है। जब हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये सब केमिकल रिएक्शन चल रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। देखिए किसी में भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि जो चीज आपकी LHS में है वो RHS में नहीं है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम्स सब में सेम है, दोनों साइड सब में एटम सेम है, जस्ट क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम आगे देखने वाले हैं, जस्ट आपको रिएक्शन समझाने के लिए इसको मैंने यहाँ पर डाला है। अब ये बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ ना, LHS RHS LHS RHS, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और क्या करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं। तो बेटा वो सब्सटेंस जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और LHS साइड में प्रेजेंट है। फिर से सुनिएगा, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और LHS साइड में प्रेजेंट हैं,
उन्हें हम क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट्स बुलाते हैं। देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट बुलाते हैं। और ये एलएचएस साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। आ जाइए, the new substance formed as a result of a chemical reaction are called product। नया सब्सटेंस जो बन गया, मैम कब बन गया, जब आपके रिएक्टेंट कंबाइन हुए, तो हम बोल सकते हैं वो नया सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से बना है, रिएक्टेंट के कंबाइन होने से बना है, उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम रिएक्टेंट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बेटा जी, उसे हम रिएक्टेंट बुलाएंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने पर जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या बुलाएंगे, रिएक्टेंट बुलाएंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, आपके रिएक्टेंट हो गए, आपके ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। वहीं आपका CO2 क्या हो गया बेटा जी, ये प्रोडक्ट हो गया। ये CO2 कैसे बना, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आपका क्या बन गया, आपका बन गया प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है, केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे बेटा जी हम प्रोडक्ट बुलाते हैं। ठीक है, चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ लिया। अब हम नहीं बोलेंगे RHS और LHS, हम बोलेंगे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये देखिए यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, ये क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं। और आपका NaCl जो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बना है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अब आ जाइए बेटा, ये जो मैं केमिकल रिएक्शन बार बार करा रही हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं करा रही हूँ। केमिकल रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती है बेटा। हमें जितना इजीली बोल रही हूँ ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े वाटर बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, क्या ये इतना ही इजी होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्लास 9th में आपको लेके चलते हैं। आपने क्लास 9th में चैप्टर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जरूर पढ़ा होगा, क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शंस के लिए अलग अलग लॉज दिए थे, जो कि क्या कहता है, आपके जो कि लॉ कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी ऐसे ही नहीं होती है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी कुछ लॉज को फॉलो करते हुए होगी। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके दो लॉ थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पर इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कभी मास आपका क्रिएट होगा, ना कभी मास आपका डिस्ट्रॉय होगा, या फिर इसको अलग एक और भाषा में हम बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा। ये बात बिल्कुल सही है। देखो बेटा जी, इधर यहाँ पे हम आपको बताते हैं जरा कि कैसे सही है। इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम आपकी कार्बन ले रहे हैं प्लस ऑक्सीजन मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखो जरा, इधर कार्बन कितना है, एक, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना है आपका, एक। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कितने एटम है, 2। मतलब कि जितना कंटेंट आपका रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में बना है। जी बेटा, उतना ही बना है। जितना मास रिएक्टेंट, बेटा इन रिएक्टेंट का कुछ मास होगा या नहीं होगा, ये मैटर है या नहीं है। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास उसे हम क्या बुलाते हैं, मैटर बुलाते हैं। मैटर मतलब उसके पास मास होगा, तो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर होगा। और ये मास ऐसा नहीं होगा कि इधर अगर हमने ऑक्सीजन का आपके 2 एटम्स लिए हैं तो आगे चल के 1 हो जाएगा, नहीं नहीं, जितने हम रिएक्टेंट में लेंगे उतने ही आपके क्या रहेंगे, प्रोडक्ट में रहेंगे। और ना ऐसा होगा कि इधर अगर हमने 2 लिए हैं तो इधर आपका क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो एग्जैक्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। डेली लाइफ एग्जांपल से हम सीखते हैं, हमें जल्दी चीजें याद हो जाती है। तो आ जाओ, आप सभी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, बूंदी के लड्डू बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मार्केट में कितने तरह की बूंदी आती है, 2 टाइप्स की, हम दोनों ले आए। ठीक है, हमने क्या किया, 2 kg हम क्या लेके आए, 2 kg हम रेड वाली बूंदी लेके आए, प्लस 2 kg हमने क्या किया बेटा, येलो वाली बूंदी लेके आए।
इन दोनों को हमने मिला दिया, अभी ये ऐसे ही थे, इनको हमने मिलाया और हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के बना दिए लड्डू। क्या बना दिए, लड्डू। तो बेटा जी जरा बताइए लड्डू कितने बनेंगे। मैम 4 kg बनेंगे, ऑफ कोर्स। जितनी हम ओवरऑल 2 kg हमने रेड ली थी, 2 kg येलो ली थी, तो लड्डू कितने बने, 4 kg बने। क्या ऐसा होगा कि आपके जो लड्डू हैं आपने मिलाई तो 4 kg थी और वो जाके 3 kg रह गई, या जब आपने वो खुली बूंदी थी तो वो ज्यादा थी, या फिर जैसे ही आपने उनके क्या कर दिया, लड्डू बना दिया, वो कम हो गई। इज इट पॉसिबल? नहीं होता ना ऐसा। जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनता है ना। एग्जैक्टली यही केमिकल रिएक्शन में होता है। जब आपने जितना रिएक्टेंट लिया है वही तो प्रोडक्ट में जाके बनेगा। इधर कम ज्यादा नहीं हुआ तो इधर कम ज्यादा कैसे हो जाएगा। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। होप तो आपको समझ आया होगा ये। चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. This means that mass of all the reactant must be equals to mass of product. ये आपको याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बेटा मास होगा रिएक्टेंट का, वो हमेशा हमेशा बेटा बराबर होगा मास के। किसके मास के, प्रोडक्ट के मास से। मास बेटा आपका बराबर रहे, इसीलिए तो आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। वो टॉपिक हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपका मास क्या रहे, इक्वल रहे, जिस वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सिखाएंगे आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, यही आपका सबसे इजी एग्जांपल ले रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो जरा, क्या ये मास इक्वल है, जी बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 है। इधर कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है। इधर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन आपका अनबैलेंस है, मतलब कि ये अभी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें ऑक्सीजन के कितने चाहिए, 2 एटम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बातें करेंगे कैसे क्या होती है आगे, जब हम क्या सीखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। अभी आपको लॉ समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बन गया। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जी बिल्कुल होते हैं, जिसे देख के आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। क्या हो जाए, चेंज इन कलर हो जाए, रिएक्टेंट में कलर कुछ और हो और प्रोडक्ट में कलर कुछ और हो जाए। और क्या हो सकता है बेटा स्टेट चेंज हो जाए। हो सकता है जो सब्सटेंस आपने रिएक्टेंट में लिया हो वो आपका सॉलिड हो और प्रोडक्ट में जाके वो लिक्विड बन जाए या गैस बन जाए। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो बेटा टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कोई रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देनी पड़े, या फिर कोई रिएक्शन आपकी खुद ही हीट को क्या कर रही हो, इवॉल्व कर रही हो सकता है आपके केमिकल रिएक्शन में क्या हो, गैस इवॉल्व हो, और आपका क्या हो सकता है, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। क्या मैम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पांचों चीजें होंगी? नहीं बेटा, हो सकता है हो और हो सकता है नहीं भी हो। कुछ भी नहीं होगा, नहीं बेटा कुछ तो होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक में से वो कोई 1 2 3 4 5 को तो फॉलो कर ही रही होगी। मतलब कि कुछ ना कुछ तो इनमें से होगा। डिपेंड्स, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये सभी चीजें हो रही हैं। तो ये क्या है आपके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके केमिकल रिएक्शन के। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे कलर चेंज होता है, किसका होता है, किस रिएक्शन में होता है, कुछ एग्जांपल्स जानेंगे। आइए बेटा इन सभी पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर लेते हैं। चेंज इन कलर, सबसे पहले मैम हमें ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन देखने के लिए मिलती है जहां पे चेंज इन कलर होता है, ये देखना है। आप आयरन उठा लो, सभी ने देखा होगा, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लो,
उस आयरन ऑब्जेक्ट को आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ टाइम आने पर उसके ऊपर एक ब्राउनिश सा सरफेस आ जाता है, सरफेस बन जाता है, लेयर बन जाती है। ये लेयर क्यों बन गई बेटा? केमिकल रिएक्शन हो गई, इसलिए आपको उस आयरन का कलर चेंज दिख रहा है। मैम कैसे हो गई? देखिए बेटा, आपका आयरन होता है और आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस आपके एनवायरनमेंट में वाटर भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी है। आपका आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है और Fe2O3.XH2O बना लेता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ये बेटा आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिस वजह से आयरन ऑब्जेक्ट पर रस्ट की लेयर लग जाती है और आयरन ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? मैम केमिकल रिएक्शन हो गई। देखो कुछ ऐसा सा होता है। ये रही आपकी नॉर्मल आयरन रेल। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ? रस्टिंग हो गई बेटा, रस्ट लग गई। देखिए जंग जिसे हम बोलते हैं ना, वो लग जाती है। तो ये क्या है? आपका कलर चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और एक कलर चेंज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है? हमें कहीं भी, मान लीजिए आप अपने स्कूल की लैब में गए, आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिख रहा है, ब्लू कलर का रखा हुआ है, उस पर चिट लगी है, वो ब्लू कलर का है, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आपने जाना, आप कहते अब हमें केमिकल रिएक्शन करानी है, आपको आयरन नेल भी रखे दिख गए। आपने क्या किया? उस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल दिए। आपने जैसे ही डाले बेटा, क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। ये जो ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट था, ये पेल ग्रीन कलर में चेंज हो गया। मैम ऐसे कैसे हो गया? देखिए बेटा, CuSO4 था कॉपर सल्फेट, दैट इज ब्लू कलर का। इसमें आपने क्या किया? आयरन डाल दिया। क्या बन गया बेटा? आपका FeSO4 बन गया और ये कॉपर आपका अलग हो गया। ये कैसा बना? ये आपका पेल ग्रीन कलर का बना। अरे मैम ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पे सल्फेट के साथ कॉपर था, आपने जैसे ही आयरन डाला और यहाँ पे सल्फेट के साथ आयरन जुड़ गया। बेटा इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका आयरन ज्यादा आपका रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिस वजह से आयरन क्या कर देता है? कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मैम हमें कैसे पता चलेगा कोई भी सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव? बेटा रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाने की वजह से, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाने की वजह से, ये जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर से ग्रीन कलर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन हुई, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। यही आपको हम समझाना चाह रहे थे। आ जाइए और बातें कर लेते हैं, इसी का चेंज इन कलर के और एग्जाम्पल देखते हैं कि किस रिएक्शन में कलर चेंज और हो रहा है। रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, हमने क्या लिया? नींबू लिया। सिट्रिक एसिड जिसमें होता है, लेमन में हमारे लेमन जूस लिया, सिट्रिक एसिड हमने लिया। उसके बाद हमने क्या किया? उस सिट्रिक एसिड में हमने पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन मिला दिया। क्या मिला दिया? पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। KMnO4 मिला दिया किसमें? सिट्रिक एसिड में। बेटा जी इनिशियली जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पर्पल कलर का होता है। जैसे ही हमने इसमें सिट्रिक एसिड मिलाया, ये आपका कलरलेस हो गया। यहाँ पे भी कलर चेंज तो हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन तो हुई है। ये आपको बिल्कुल नहीं जाननी है कि मैम कैसे हुई है, ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा, इसी तरीके का खेल कुछ यहाँ होता है। अभी आपको बस इतना याद रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डालने से वो क्या हो जाता है? पर्पल कलर से कलरलेस में चेंज हो जाता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जांपल देख रहे हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भाई स्टेट कैसे चेंज होती है, किस केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। आ जाइए, हम क्या करते हैं बेटा? हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन ली जो कि सॉलिड फॉर्म में है।
हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। और जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन होगी और आपके प्रोडक्ट में जाके क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस बन जाएगा, जो कि कैसा होगा? सॉलिड होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट चेंज हुई है या नहीं हुई है? मैम बिल्कुल चेंज हुई है। केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, यही लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड MgO फ्रॉम सॉलिड Mg एंड गैसियस O2। हमने क्या किया? सॉलिड Mg को लिया और हमने क्या किया? हमने इसमें गैस ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में बर्न किया। क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा, जो कि कैसा है? सॉलिड है। तो इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई है ऑक्सीजन की, तो ये क्या है? आपका स्टेट चेंज का एग्जांपल है। और देखिए, फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2SO4, लिक्विड H2SO4। देखिए क्या कह रहे हैं, आपका जब हम जिंक की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? जिंक की रिएक्शन करवाएंगे किससे? H2SO4 से। H2SO4 जो कि कैसा है आपका? जो कि कैसा है? जो कि आपका एक लिक्विड है। और जैसे ही हम जिंक से H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा आपका? ZnSO4 बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। देखिए जरा यहाँ पे, क्या हाइड्रोजन की स्टेट चेंज नहीं हुई है? लिक्विड से गैस नहीं बना है? बिल्कुल हुआ है। तो क्या मैम ये स्टेट चेंज का एग्जाम्पल है? जी बेटा बिल्कुल स्टेट चेंज का एग्जाम्पल है। देखिए केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है। टेम्परेचर चेंज, बेटा जी देखिए, जब भी हमारी कोई रिएक्शन होती है ना, तो उस रिएक्शन में दो चीजें हो रही होती हैं। या तो हमें वो रिएक्शन कराने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ती है। अगर हमें कोई रिएक्शन कराने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बुलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आपके रिएक्शन में हमारी अपने आप ही हीट इवॉल्व होती है। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने पर आपकी हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बुलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैम ये हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब क्यों हो रही है? बेटा चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हो रही है। आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बन रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसलिए हीट का ऐसा लेना देना चल रहा है। तो वही बातें यहाँ पर की गई हैं। इन दी जिंक रिएक्शन, in the reaction zinc and H2SO4 flux was found to be warm and thus rise in temperature has takes place। देखिए क्या आप बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब हमने अभी ऊपर देखा ना आपने स्टेट चेंज वाला एग्जांपल, जब हम आपके सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? जिंक के साथ कराते हैं, तो क्या होता है आपका जो ये ZnSO4 बनता है ना, इसमें जो फ्लास्क होता है ना, ये बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है। मतलब आपकी क्या हुई है? हीट कहीं ना कहीं आपकी चेंज हुई है, बड़ी है ना, जिस वजह से आपका क्या हो गया? ये आपका जो फ्लास्क था वो इतना ज्यादा गर्म हो गया, वार्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपके टेम्परेचर चेंज का एग्जाम्पल है। वहीं एक और दिया गया है, इन अ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। हम क्या कर रहे हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को ले रहे हैं इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने इनको मिक्स किया। इट इज ऑब्जर्व दैट बॉटम ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बिकेम्स कूलर, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे ही हमने बेरियम क्लोराइड को और किसको बेटा? अमोनियम क्लोराइड को मिलाया। अमोनियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में हमने मिलाया, तो हमें क्या देखने के लिए मिला? वो जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम था वो कैसा हो गया? कूल हो गया। मतलब कि ये रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है। ठीक है। ऊपर वाली कौन सी थी बेटा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? टेम्परेचर चेंज के एग्जाम्पल्स आपके हैं। आ जाइए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किस रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है? अभी तो आपने ऊपर ही देखा, मैंने बताया था ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक रिएक्शन एक ही कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रही होगी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर सकती है। जैसे यही वाला एग्जांपल हमने लिया, Zn प्लस H2SO4, क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2।
इसमें देखिए बेटा स्टेट भी चेंज हो रही है हाइड्रोजन का, प्लस आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, ये आपका वार्म भी हो रहा है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, प्लस ये स्टेट चेंज का भी एग्जांपल है। तो एक रिएक्शन आपकी एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को शो कर सकती है, ठीक है, तो आप उसको कई एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ठीक है। Evolution of gas in the reaction between zinc and dilute HCl, जब हम क्या कराते हैं बेटा, आपकी जिंक की और HCl की क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो आपकी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल विच कंटेन्स द कार्बन। आपको पता है बेटा कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो हमारी क्या निकलती है, एक गैस निकलती है जिसे हम क्या बुलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बुलाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस है। गैस कैसे निकल रही है, आपके फ्यूल के बर्न होने पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कई रिएक्शन में बेटा आपका क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेट बताया था ना, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होता वो बॉटम में जाके सेपरेट हो जाता है, वही आपका देखने के लिए मिलता है। रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बुलाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बुलाते हैं। Precipitate is a solid product which separate from the solution during a chemical reaction. Precipitate क्या है बेटा, precipitate एक solid product है जो कि क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड कब देखने के लिए मिलता है, हम क्या करवा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड की केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, लेड नाइट्राइट के साथ, किसके साथ, लेड नाइट्राइट के साथ हम पोटेशियम आयोडाइड की क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका बेटा PbI2 नाम का एक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलेगा। इस रिएक्शन में ये PbI2 बनता है ना, जो कि आपका येलो कलर का होता है, यही आपका प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, यही आपका प्रेसिपिटेट होता है, और KNO3 भी बनता है, ठीक है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्रेसिपिटेट ये होता है PbI2। हाँ जी बेटा, अब हमने क्या देख लिया आज की क्लास में, मैं आपको एक बार से बताती हूँ क्या देखा। हमने सबसे पहले जाना कि आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। फिर हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में जाना था। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती है, उसके लिए हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद बेटा जी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे केमिकल रिएक्शन के। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो हो सकता है कलर चेंज हो रहा हो, आपका गैस इवॉल्व हो रही हो, आपकी हीट निकल रही हो, और आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है प्रेसिपिटेट बन रहा हो। इन पांचों में से कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर सकती है। हमने एग्जांपल्स देखे कौन सी रिएक्शन क्या क्या फॉलो करती है। इतना हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। अब इतना पढ़ लिया है तो हम जान लें कि हमें याद कितना हुआ है, मतलब कि अब हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस जितना हमने पढ़ लिया है किस किस तरीके के बन सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व कर लेते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, why the color of iron nail gets changed in a given reaction, also write the color of iron nail। ये बेटा आपकी एक रिएक्शन दी गई है, इसमें पूछ रहे हैं आपका कलर क्यों चेंज हो जाता है आयरन नेल का। आपको पता है क्या हो जाता है बेटा जी, ये आयरन नेल जैसे ही आपके ऑक्सीजन के और वाटर की प्रेजेंस में आता है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, जिसे हम रस्ट बुलाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, आयरन नेल का कलर चेंज हो जाता है। तो क्या हो रहा, आपका ये आयरन नेल था, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, ये इसने आपका क्या बना लिया, रस्ट बना लिया, जो कि कलर कैसा है इसका, रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर है। तो हम क्या बताएंगे,
When iron nails comes in a contact with the oxygen and water, it forms a reddish brown color layer which is a rust, and formula is Fe2O3.XH2O. Because of presence of this rust, the iron nails color gets changed from आपका जो भी कलर है आयरन नेल का उससे क्या हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इतना आप लिखेंगे मार्क्स आपको मिल जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये पता होने के लिए आपको पता पहले होना चाहिए कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। तो बेटा CuSO4 का होता है कलर ब्लू। हम जैसे ही इसमें आयरन नेल को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा FeSO4 बन जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cu बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं लिखी है पर आप इस टर्म को जरूर याद करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। आपका जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ जैसे ही आयरन रिएक्ट करता है आपका वो आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से क्या हो जाता है आपका कलर चेंज हो जाता है। ये आपको इसके आंसर में लिखना है। होप सो आपके सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। व्हाट विल हैपेंस व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को हम मिला रहे हैं। क्या होगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो कि कैसा होता है पर्पल कलर का होता है। इसमें हम जैसे ही सिट्रिक एसिड मिलाएंगे बेटा जैसे ही सिट्रिक एसिड मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा आपका पर्पल कलर से कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है और यही आपको लिख देना है। फिर देखिए वेयर दी राइट द स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। ये आपकी जो रिएक्शन दी गई है इसमें हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट लिखनी है। तो आपका इसमें मैग्नीशियम कैसा होता है सॉलिड होता है और आपका O2 कैसा होता है गैस होता है। ये जो MgO बनता है ये कैसा बनता है सॉलिड बनता है। ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का ये आपका एग्जांपल है जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। Which reaction is this? ये कौन सी रिएक्शन है बेटा अभी तो आपको बताया था। इसमें क्या होता है बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रही है टेम्परेचर चेंज का भी एग्जांपल दे रही है प्लस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका गैस भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है गैस भी इवॉल्व हो रही है। Which gas is evolved when zinc is react with hydrochloric acid? जब आपका जिंक HCl से रिएक्ट करता है तो कौन सी आपकी गैस बनती है Zn react with HCl तो आपका क्या बन जाता है ZnCl2 plus H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। What is the precipitate in the reaction? इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी तो मैंने आपको बताया था। प्रेसिपिटेट क्या होता है प्रेसिपिटेट आपका PBI होता है। ठीक है तो ये क्या है आपका यही प्रेसिपिटेट है जो कि कैसा होता है जो कि आपका येलो कलर का होता है। होप सो सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे सॉल्व हो रहे होंगे और आपको आइडिया मिल गया होगा कि जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के क्लास के लिए बेटा इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम इसके अनदर पार्ट्स में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।